नमस्कार। तो आज ज्योग्राफी का ये चौथा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दिया था। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था ऑरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स, है ना, यानी बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें हमारा यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग देखे थे। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑरिजिनेशन ऑफ गैलेक्सी और स्टार, है ना, यानी गैलेक्सी का और स्टार का निर्माण कैसे होता है, कैसे स्टार का लाइफ साइकिल होता है, यानी उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है और कैसे तारा का वो लाइफ ख़त्म हो जाता है। ये हमने दूसरे वीडियो में देखा था। उसके बाद तीसरे वीडियो में सोलर सिस्टम का उत्पत्ति के बारे में देखा था, है ना, यानी सोलर सिस्टम जो है हमारा सौर परिवार, ठीक है, सोलर मंडल क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, उसका उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में हमने तीसरे लेक्चर में बताया है, ठीक है। जैसे कि ये है सोलर सिस्टम, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो लिलिटन ने 2 तारा सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसी के बेस पे अभी वो ये सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, यही अभी मान्य है। ऐसे तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के लिए 4 थ्योरी दिया गया है, ठीक है, टोटल 5 थ्योरी, है ना, टोटल 5 थ्योरी दिया गया है, 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें 4 सिद्धांत गलत साबित कर दिए गए हैं और एक सिद्धांत जो द्वितारा सिद्धांत है, 2 तारा सिद्धांत है, ये लिलिटन का, वो मान्य है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। तो सौर मंडल है तो यानी सूर्य के, इसमें बहुत से परिवार हैं, है ना, सूर्य का ये परिवार है, तो इसमें बहुत से इसके सदस्य भी होंगे, है ना, परिवार में सदस्य होते ही हैं, तो इसमें क्या क्या सदस्य होंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सोलर सिस्टम हेडिंग दिया, उसके बाद पहला जो है सूर्य है ना, सन। तो सन यानी जिसे सोलर सिस्टम का मुखिया कहा जाता है, सोलर सिस्टम का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को, ठीक है। तो सूर्य ये सोलर सिस्टम का मुखिया है और उसी का एनर्जी ये सभी ग्रह पे यूज होते हैं, है ना, उसी का एनर्जी से इन लोग का मतलब यहाँ तक का उसका एनर्जी फैलाव होता है। तो देखिए सूर्य कैसा तारा है, तो युवा तारा है, और कैसा, मध्य तारा है और पीला तारा, यानी सूर्य को युवा, मध्य और पीला तीनों तारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैंने उसमें डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें सूर्य के यानी तारा का जो लाइफ साइकिल होता है उसके में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ कि युवा तारा इसलिए बोलते हैं कि जो गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी है वो स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल है ना, तो स्पाइरल होने के कारण उसके 3 भुजा, है ना, हमारे गैलेक्सी के 3 भुजा हैं, ठीक है। तो 3 भुजा में जो बाहरी भुजा है, तो बाहरी भुजा में ये कोई भी तारा का निर्माण होता है, बाहरी भुजा में कोई भी तारा का निर्माण होता है, और जिसे भ्रूण तारा यानी इम्ब्रो स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रूण तारा बाहरी भुजा में होता है, और जब वो मध्य भुजा में आ जाएगा तो उसे हम लोग युवा तारा कहते हैं, ठीक है, उसको युवा तारा कहा जाता है। फिर उसके बाद जब अंदर के भुजा में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बूढ़ा तारा यानी प्रौढ़ तारा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो तारा का अंत हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा है मध्य तारा। मध्य तारा किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो कौन सा भुजा में है, मध्य भुजा में है, तो सूर्य मध्य भुजा में है इसलिए मध्य तारा उसको कहेंगे। फिर पीला तारा, पीला तारा क्यों, इसलिए कि देखिए वो स्पाइरल जो भुजा है हमारे गैलेक्सी का, मंदाकिनी हमारे गैलेक्सी का नाम है, ठीक है, तो उस गैलेक्सी का जो स्पाइरल भुजा है, तो उसके बाहरी भुजा में जो तारे होते हैं उसका जो रंग होते हैं वो ब्लू होता है, ठीक है, और जो मध्य में आ जाते हैं उसका पीला हो जाता है, और जो बीच अंदर आ जाते हैं उसका लाल हो जाता है, ठीक है। तो लाल तारा कैसा रहेगा, या लाल कलर कैसे तारे का रहेगा, तो बूढ़े तारे का, और पीला जैसा किसका, तो युवा तारा का, और ब्लू तारा जो रहेंगे वो भ्रूण तारा का जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है।
चलिए, तो ये सन के बारे में हम लोग देखें, यानी सूर्य जो है मुखिया है ये सोलर सिस्टम का। उसके बाद और क्या है सोलर सिस्टम में, तो प्लानेट हैं। कितने प्लानेट हैं, तो 8, यानी 8 ग्रह हैं। सूर्य के परिवार में कितने ग्रह हैं, तो 8। कौन कौन, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लानेट हैं। उसके बाद सैटेलाइट भी हैं, है ना, जैसे देखिए बुध और शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अर्थ का सैटेलाइट है एक, पृथ्वी, उसी प्रकार से मंगल का 2 है, फोबोस, डिमोस, और उसी प्रकार से जुपिटर के बहुत से हैं, शनि के भी है। तो ये जो है सैटेलाइट हो गए, यानी उपग्रह हो गए, ठीक है। इसके बाद एस्टेरॉयड भी हैं, यानी सोलर सिस्टम में और क्या है, एस्टेरॉयड हैं। तो एस्टेरॉयड का बेल्ट कौन कहाँ पर है, तो मंगल और बृहस्पति, यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड होते हैं, ठीक है। यहीं पे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, यही एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स मतलब धूमकेतु, और मेटर मीन्स उल्का। तो धूमकेतु और उल्का इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। उसको हम लोग बहुत डिटेल से सोलर सिस्टम का जब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में वो डिटेल से पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में केवल हम लोग देखेंगे सन के बारे में, ओके। केवल सन के बारे में हम लोग डीपली इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सन के बारे में। तो हम लोग, मैंने बताया था कि ये सन आया कहाँ से, ठीक है। तो ऑरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स हुआ, यूनिवर्स के बाद में गैलेक्सी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यूनिवर्स कब बना था, तो अभी से कब, 15 बिलियन ईयर अगो, यानी 15 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ। हमारा ब्रह्मांड कब बना, 15 अरब साल पहले, ठीक है। उसके बाद 12 अरब साल पहले, यानी 12 बिलियन ईयर अगो हमारा गैलेक्सी जो मंदाकिनी है, हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी का निर्माण हुआ था, ठीक है। और हमारा ये सोलर सिस्टम है, उसका निर्माण कब हुआ था, तो 4.5 बिलियन ईयर अगो, यानी 4.5 अरब साल पहले ये सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। तो 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, अर्थात सन का एज कितना होगा, तो 4.5 अरब साल, है ना। 4.5 अरब साल सूर्य का एज है। कोई भी तारा का जो एज होता है वो एवरेज जो है 10 अरब साल होता है, 10 बिलियन ईयर होता है, ठीक है। तो इसका लगभग कितना, 5 तो लगभग ख़त्म हो गया, तो 5 अरब साल और है। 5 अरब साल के बाद सूर्य जो है वो लाल दानव बन करके वाइट ड्वार्फ बनेगा, और ब्लैक ड्वार्फ बन करके वो रेड ड्वार्फ, रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट के बाद वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, और उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, और वो ब्लैक होल में समा जाएगा, ठीक है। ये सन का लाइफ है, वो ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सन है, ठीक है। तो सन को जनरली 6 परतों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भाग में बांटा गया है, 6 परत उसका है, 6 पार्ट है, 6 भाग है। जैसे तो इसमें क्या है, 3 परत जो है ना वो सन का मेन भाग है, यानी कि उसके केंद्र से धरातल तक, और 3 भाग जो है वो उसका वायुमंडल का है, ठीक है। जैसे हमारे पृथ्वी का, ठीक है, हमारे पृथ्वी का के 3 भाग में बांटा है ना अर्थ को। देखिए ये मान पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके 3 भाग में बांटा है, कौन कौन, तो क्रस्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। यानी ये पृथ्वी का धरातल हो गया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना, यहीं पे हम लोग रहते हैं। उसी प्रकार से सन को भी 3 भाग में बांटा है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन भाग में बांटा है, तो एक हो गया कोर, है ना, जिसे केंद्र बोलते हैं। दूसरा हो गया रेडिएटिव जोन, तीसरा हो गया कन्वेक्टिव जोन, है ना, जैसा कि यहाँ पे हमने बांटा, ठीक है। यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसी प्रकार से ये, और ये जो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा वो सूर्य का धरातल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है। जैसे कि क्षोभ मंडल के नाम सुने होंगे, वो ध्रुव से 8 किलोमीटर के दूरी पर है, और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर के दूरी पे है। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के ऊपर में क्षोभ मंडल है वो ध्रुव से 8 किलोमीटर ऊपर, और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर है। उसी प्रकार से सूर्य का ये
मंडल है। तो पहला जो मंडल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। तो खैर मंडल जो 3 भाग में मंडल को बांटा है, ठीक है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए ये जो है केंद्र है ना, ये तो केंद्र है। कितना इसका त्रिज्या कितना है, तो 1,74,000 किलोमीटर। जो सूर्य का केंद्र है यानी कोर है, उसके जो त्रिज्या है यानी रेडियस जो है 1,74,000 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है, ओके, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 150 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, है ना। सूर्य के कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और इस कोर से यही एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा कि सूर्य के कोर का कितना टेम्परेचर है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बोलिए, या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस बोलिए, या 150 लाख डिग्री सेल्सियस बोलिए, सब तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये सूर्य का कोर का टेम्परेचर हो गया। देखिए सूर्य का टेम्परेचर इतना हो कैसे जाता है, क्या उसमें एक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन होता है जिससे इतना टेम्परेचर हो रहा है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि 73.8% इसमें हाइड्रोजन है। सन में कितना हाइड्रोजन है, 73.8%, ओके। और हीलियम जो है से 24.8%, है ना। यानी दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 98% हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। और बाकी 2% में और भी गैसें हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होता है कि 4 मौलिक, उसके हाइड्रोजन के 4 एटम मिल करके एक हीलियम बनाता है, ठीक है, एक हीलियम का अणु बनाता है। तो एक हीलियम बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते जाता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि नाभिकीय संलयन में ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है कंपैरिजन टू नाभिकीय विखंडन, है ना। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, हेंस बे थे, उन्होंने 1938 में बताया था कि नाभिकीय संलयन में ज़्यादा एनर्जी होता है कंपैरिजन टू नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय, और इसीलिए जो हाइड्रोजन बम बना है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है, ठीक है। जबकि जो परमाणु बम बना है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। तो यानी हेंस बेथे का बहुत बड़ा योगदान है हाइड्रोजन बम को बनाने में। जो भी हाइड्रोजन बम बना उसमें उनका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। किनका, तो हेंस बेथे का, जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि नाभिकीय संलयन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता रहता है और इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, वो कितना हो गया है, तो शीशा का देखें ना, शीशा से भी 12 गुना ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। शीशा से 12 गुना ज़्यादा डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जब 4 एटम मिल करके एक हीलियम का बनाता है तो हीलियम का कोर भारी होता जाता है। तो भारी होते होते इसका डेंसिटी इतना हो गया है इसका कि वो शीशा से भी 12 गुना ज़्यादा डेंसिटी। सोच सकते हैं, शीशा जो कि उसका डेंसिटी देखते हैं आप, ऐसे आप कुछ भी चीज़ जैसे नीले लाभ में उसमें पिंच करेंगे तो नहीं चुभेगा, है ना। और ये तो सन ही है, उससे भी 12 गुना ज़्यादा है। तो ये पूरा सन में सबसे ज़्यादा डेंस किसका है, यानी घनत्व किसका है, तो कोर का ही है, ठीक है। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। और जस्ट इसके उल्टा जब एक नाभिक टूटकर 2 नाभिक का निर्माण करता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अभी से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आया था कि सूर्य को धरती पर उतारा जाएगा। यानी सूर्य को धरती पर उतारा जाएगा का मतलब क्या, कि सूर्य को धरती पर लाया जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। वो मीडिया वाला थोड़ा अट्रैक्टिव न्यूज़ बनाने के लिए ऐसा लिख दिया,
ठीक है कि ताकि वो लोग पढ़ेंगे कि सूर्य को धरती पर उतारा जाएगा। एक्चुअली वो क्या है कि नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है या किसी भी स्टार में नाभिकीय संलयन होता है। वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अभी तक पृथ्वी पर संभव नहीं हो सका है ना। पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन अभी तक नहीं कराया जा सका है। यानी देखिए ये जो है नाभिकीय संलयन ITER का नाम सुने होंगे है ना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर आर मतलब तो रिएक्टर होता है, ये मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, ई का मतलब पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ITER का निर्माण 2006 में हुआ था। ITER का निर्माण 2006 में हुआ था। इसमें कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका, चीन, भारत भी इसका सदस्य है। तो इसका मेन पर्पस है कि पृथ्वी पर न्यूक्लियर जो है संलयन करवाना है, ठीक है, यानी नाभिकीय संलयन करवाना है, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, ठीक है। ये संस्था 2006 में बनी है, लेकिन अभी तक लोग कामयाब नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन करवाने का मतलब इतना एनर्जी उत्पन्न होता है कि उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो ऐसा कंटेनर चाहिए, यानी कोई भी चीज़ वैसा रिएक्टर चाहिए ना। हाँ, एक्सपेरिमेंटल होता है ये का मतलब, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर क्या अभी मैं बोला, हाँ, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, हाँ, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो अभी तक ये संभव नहीं हो पाया कि पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन करवाया जा सके, इसलिए इस संस्था का निर्माण हुआ। और ये आसान नहीं है, इसका बहुत से पैसे खर्च होने वाले हैं, यानी कि 22 बिलियन डॉलर से लेकर के 65 बिलियन डॉलर तक के खर्च होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए बोला, न्यूज़ में बोला था कि पृथ्वी पर सूर्य को उतारा जाएगा, यानी सूर्य को पृथ्वी पर लाएगा नहीं, बल्कि जो एक्शन पृथ्वी के कोर में यानी सन में होता है नाभिकीय संलयन, वही पृथ्वी पर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी देखिए अमेरिका का एक संस्था है MIT, तो उसने घोषणा किया है कि जून 2021 तक हम न्यूक्लियर संलयन के लिए, नाभिकीय संलयन के लिए अपना स्टेबल कर लेंगे एक रिएक्टर, और 2025 तक नाभिकीय संलयन करवा देंगे, और 2035 से वो बिजली तैयार करना शुरू कर देंगे। अभी घोषणा किया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आज हमारे पूरे दुनिया में, यानी भारत में ही हम देख ले, यदि जितने भी रिएक्टर हैं वो नाभिकीय विखंडन पे बेस्ड हैं, है ना, नाभिकीय विखंडन पे आधारित हैं। जैसे भारत का ट्रॉम्बे है, ठीक है, तो वहाँ पे नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, संलयन नहीं। तो नाभिकीय विखंडन में बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। तो इसीलिए जो है साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि नाभिकीय संलयन करवाएं, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन में ना के बराबर रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ भी नहीं निकलता है, तो ये ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो बहुत भारी मात्रा में बिजली भी बनेगी, है ना। तो नाभिकीय संलयन पृथ्वी पर करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और करवा लिए तो बहुत फायदा भी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नाभिकीय संलयन, यानी नाभिकीय संलयन इसमें हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होते होते वो इतना इसका कोर भारी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ये डेंस हो चुका है, इतना डेंस है कि वो शीशा से 12 गुना हो गया। चलिए, तो ये जो है यानी कोर का रेडियस कितना है, तो 1,74,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है दूसरा लेयर, तो दूसरा लेयर को बोलते हैं रेडिएटिव जोन, है ना। ये यहाँ से देखिए रेडिएटिव जोन, एक्चुअली यही है रेडिएटिव जोन, इतना, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितना है, तो इसकी चौड़ाई यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 5,56,800 है, तो 1,74,000 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,82,800 किलोमीटर। इसका जो चौड़ाई है ना,
रेडिएटिव जोन यानी जिसे बोलते हैं विकिरण क्षेत्र। तो विकिरण क्षेत्र का जो चौड़ाई होगा वो 3,82,800 किलोमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ से पूरा देखा जाए तो 5,56,000, ठीक है। चलिए, तो ये विकिरण जोन है, ये विकिरण क्षेत्र में से ही होकर के अल्फा, गामा या अल्ट्रावायलेट रे या एक्स रे ऐसे ही पास करते हैं, ठीक है। कोर में इसका निर्माण होता है ना। गामा रे का निर्माण कहाँ हो रहा है? कोर में। और यहाँ से ये इसी विकिरण क्षेत्र से होकर के आगे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया विकिरण क्षेत्र। तीसरा जो लेयर बनाया है, ठीक है, सन का जो तीसरा लेयर है उसमें उसका जो नाम है कन्वेक्टिव जोन, है ना, यानी संवहनीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है वो संवहनीय क्षेत्र है। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो इसका लगभग 1,39,200 किलोमीटर, ठीक है, 1,44,200 किलोमीटर। यानी सूर्य के जो ये 3 पार्ट में बांटा है उसका सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसका है? तो रेडिएटिव जोन का ही है ना, क्योंकि इसका 3,82,000 है और इसका 1,74,000 है और इसका 1,39,000 के ही आसपास है। तो ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई रेडिएटिव जोन का ही है। चलिए, तो ये जो है देखिए, ये ग्रीन वाला जो लाइन देख रहे हैं ना, वो ग्रीन वाला के अंदर ही ये सूर्य है, मेन सूर्य यही है। यानी ग्रीन वाला लाइन जो है वो सूर्य का धरातल है। जैसे पृथ्वी का धरातल कैसे है, ये पृथ्वी का धरातल है, हम लोग इसी पे रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से सूर्य का धरातल ये ग्रीन वाला लाइन है और मेन जो सूर्य का भाग है यही है, ठीक है। अब आगे आता है सूर्य का वो मंडल। जैसे पृथ्वी पे मंडल है ना, पृथ्वी पे 5 मंडल है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल और आयन मंडल, बरही मंडल। तो इस तरीके से जो मंडल है उसी प्रकार से सन का मंडल 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला जो मंडल है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। पहले मंडल को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, जिसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर। और नंगी आंखों से जो हम लोग सन को देखते हैं यही पार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये सूर्य तो बिल्कुल नहीं दिखता है, इतना हीट और टेम्परेचर है कि ये नहीं दिखता है। केवल 300 किलोमीटर का जो चौड़ाई है प्रकाश मंडल, वह जिसको हम लोग फोटोस्फीयर भी बोलते हैं, यही वाला भाग जो है वो दिखता है हम लोग का। तो इसका टेम्परेचर क्या है? तो इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। यानी प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इसी मंडल में है ना, इसी मंडल में क्या होता है? वो ब्लैक स्पॉट है ना, यानी सन स्पॉट कहे, ठीक है, यानी सौर कलंक। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक वाला, ठीक है, तो ये इसको सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर कलंक, यानी इंग्लिश में सन स्पॉट। तो ये एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है? तो देखिए, ये जो प्रकाश मंडल है, इस मंडल में गैसें जलते रहते हैं, ठीक है, पूरा गैस जलता रहता है ना, एकदम भारी मात्रा में गैस जलता है पूरा। तो गैस जलने लगता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है और रिलीज होकर के एनर्जी कहाँ चले जाते हैं? तो अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो कहीं कहीं जगह के एनर्जी ज़्यादा मात्रा में अंतरिक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है ब्लैक, ये सन स्पॉट बन जाता है ना, यानी सौर कलंक बन जाता है, ठीक है, उस जगह पे। तो इसका टेम्परेचर कितना आ जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, है ना। एक्चुअली ये जो प्रकाश मंडल है उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये सौर स्पॉट जो है ना, सौर कलंक जो है, इसका 1500 डिग्री सेल्सियस आ जाता है टेम्परेचर, है ना, यानी उससे ठंडा हो जाता है, उससे कम टेम्परेचर हो जाता है। अब देखिए, ये सौर कलंक बनते कहाँ पे हैं? तो सूर्य के जो 0 डिग्री होगा ना, 0 डिग्री है ना, जैसे पृथ्वी का है ना, बांटा गया है ना, देखिए 0 डिग्री ऐसे एक एक करके यहाँ तक 90 डिग्री है ना। उसी प्रकार से सूर्य को हम लोग बांट के देखें तो 0 डिग्री पर ही वो सौर कलंक बनता है और ये बहुत बड़ा बनता है। 0 डिग्री पर जो बनेगा सौर कलंक वो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ बनने के बाद वो सीधा ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर जाता है, कितना तक जाएगा, तो 40 डिग्री साउथ में जाएगा और 40 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। समझे, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो देखिए ये मान लेते हैं कि यहाँ से इधर चला गया तो सौर कलंक यहाँ बना, ठीक है। तो 40 डिग्री तक जाने में उसको 5.5 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 5.5 साल लग जाते हैं। फिर यहाँ से वो रिटर्न होकर के कहाँ आएगा? 0 डिग्री पे। तो 5.5 जाने में और 5.5 आने में यानी 11 साल लगता है। एक सौर कलंक को बनने और बिगड़ने में कितना लगता है? 11 साल। तो इस 11 साल को सौर कलंक चक्र कहते हैं, ठीक है। यानी आता है क्वेश्चन कि सौर कलंक चक्र कितने साल का होता है? तो 11 साल का। सौर कलंक चक्र कितने साल का? तो 11 साल का, ठीक है। अब देखिए ये जो सौर कलंक है तो इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर मैंने रेड कलर से जो दिखाया है, ठीक है, तो ये सेंटर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंटर को बोला जाता है परछाया, हिंदी में बोला जाएगा परछाया और इंग्लिश में बोला जाता है अम्बरा, ठीक है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है उसको अम्बरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बरा, इंग्लिश में, हिंदी में परछाया, ठीक है। और बाकी के जो भाग है उसको बोलते हैं उपछाया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पेन अम्बरा, PENUMBRA, ठीक है। तो पेन अम्बरा कौन सा हो गया? ये पूरा ब्लैक वाला दिख रहा है वो। और अम्बरा कौन सा हो गया? तो ये रेड वाला, ठीक है। तो ये जो है सौर कलंक है जिसके पेनम्बरा और अम्बरा इसी में होते हैं। अब देखिए इसका जब यहाँ से रेडिएशन जब अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी जब पृथ्वी पर आ जाता है, तो पृथ्वी पे आने के बाद क्या होता है, तो एक माने जो हमारे यहाँ सिग्नल है ना वो फेल होने लगता है। चाहे टीवी का सिग्नल हो, सैटेलाइट का, या हम लोग मोबाइल से जो बात करते हैं, ये सिग्नल में बहुत डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है जब यहाँ का जो एनर्जी है पृथ्वी पर आता है, यानी जब सौर कलंक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसका 11 साल में फॉर्मेशन होता है और बिगड़ता है, ठीक है। लाइफ इसका चक्र कितना? 11 साल का। अब देखिए सौर कलंक जो है वो तो जब से सूर्य बना होगा तब से हो रहा होगा, है ना। यानी 4.5 बिलियन ईयर अगो सन का फॉर्मेशन हुआ है, तब से वो बन रहा होगा और बिगड़ रहा होगा। लेकिन हम लोग को कब से पता चला? तो जब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च किए, है ना। यानी यही 100-200 सालों से 100-200 साल पहले से पता चला कि सौर कलंक की घटना होती है और वो क्या घटना होती है, ठीक है। तो अभी तक 23 सौर कलंक पूरा हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 23 सौर कलंक पूरा हो चुके हैं। कब हुआ था? तो 2015 में सौर कलंक 2015 में पूरा हुआ था। 23वां 24वां कब होगा? तो इसमें 11 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 2026 में फिर से सौर कलंक बनेगा और बिगड़ेगा। कब? 2026 में। कितने बार कंप्लीट हो चुका है ये घटना? 23 बार। ऐसे तो लाखों बार कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग पढ़े, जहाँ से हम लोग साइंटिस्ट ने अध्ययन किया तब से, है ना, यानी 23 बार कंप्लीट हुआ। कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि 23 × 11 कर दीजिए, है ना, तो 5 यानी 253 साल। यानी वही मैंने बोला ना कि 250 साल पहले से इसका जब अध्ययन किया तो सौर कलंक के बारे में पता चला। यानी 11 साल पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि 23 बार जो है सौर कलंक कंप्लीट हो चुका है और अभी 24वां 2026 में फिर से फॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया सौर कलंक के बारे में। अच्छा, फिर अब देखते हैं, हाँ, ये जो प्रकाश मंडल है इसका टेम्परेचर बता ही दिया, ठीक है, चौड़ाई भी बता दिया, और इसी को हम लोग नंगे आँख से देखते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का भाग जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा है? तो प्रकाश मंडल है, ठीक है, प्रकाश मंडल में है, ठीक है। अगला हम लोग मंडल देखते हैं तो कौन सा है? तो अगला है क्रोमोस्फेयर, ठीक है। ये जो है क्रोमोस्फेयर है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच होता है इसका चौड़ाई, ठीक है। इसकी चौड़ाई यानी क्रोमोस्फेयर की चौड़ाई 2000 से 3000 किलोमीटर तक, और टेम्परेचर कितना होता है? तो 32000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस
जोन में भी, इस भाग में भी गैसें जलती है। जैसे ये फोटोस्फीयर में है ना, प्रकाश मंडल में गैसें जलती हैं, उसी प्रकार से इस भाग में भी गैसें जलते रहती है और इसका एनर्जी जो है अंतरिक्ष में जाता रहता है। ठीक है, तो इसको इतना याद रखिए। इसका टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस और इसको क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल बोलते हैं, जो सूर्य का दूसरा वायुमंडल है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ये तीसरा कौन है, तो कोरोना, जिसे किरीट भी बोलते हैं या सूर्य मुकुट बोलते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, ये जो वर्णमंडल है तो वर्णमंडल से पूरा सौर ज्वाला निकलता है। ठीक है, ये जो है ना वर्णमंडल, इससे बहुत मात्रा में सौर ज्वाला निकलते जाते हैं। ठीक है, तो वो सौर ज्वाला जब निकलता है उसे स्पिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्पिक्यूल्स, या सूर्य वायु भी कहते हैं। ठीक है, सोलर विंड भी कहते हैं। ओके, इसका स्पीड 500 से 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो वर्णमंडल है, ठीक है, ये वर्णमंडल, तो यहाँ से जो आग गैसें जलती हैं जब, तो इसके सौर ज्वाला निकलते हैं, तो उसका स्पीड क्या होता है, तो 500 से 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से वो निकलते हैं। ठीक है, तो ये सौर ज्वाला आकर के अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो जिसका नाम क्या दिया गया है, तो स्पिक्यूल्स, याद रखिएगा, स्पिक्यूल्स, इसका नाम है स्पिक्यूल्स, यानी जो वर्णमंडल से निकलने वाले ज्वाला है जो अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, जिसे सोलर विंड भी बोलते हैं यानी सूर्य वायु बोलते हैं। उसका स्पीड होता है 500 से 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, जिसका नाम दिया गया है स्पिक्यूल्स, है ना। स्पिक्यूल्स क्या होता है भाई, तो वर्णमंडल से निकलने वाला ज्वाला होता है। ठीक है, वर्णमंडल से निकलने वाला ज्वाला होता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया वर्णमंडल। उसके बाद देखते हैं कोरोना यानी किरीट। किरीट क्या होता है, तो जब सूर्य ग्रहण के समय हम लोग मैंने महसूस करते हैं, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखता है वही कोरोना होता है, किरीट होता है, जिसे सूर्य मुकुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य मुकुट कब दिखेगा, सूर्य ग्रहण के समय, यानी जब मून आ करके पूरा इसको ढक देगा, है ना, मून ऐसे पूरा ढक देगा। ठीक है, अब ये न मत कहिएगा कि ये इतना बड़ा स्थान है तो इसको मून कैसे ढक लेगा, वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, कि कैसे ढक लेगा। चलिए, तो ये मून जो है पूरा आकर के इतना ढक लेता है, तो कौन सा पार्ट दिखता है, केवल ये कोरोना वाला ये जो पार्ट है ना, यही दिखता है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर उस समय कितना हो जाता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना, 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँख जो है डैमेज हो सकता है। क्यों डैमेज हो सकता है, क्योंकि देखिए आप नॉर्मली अभी सन को देखिए ना, तो भी कुछ समय के लिए थोड़ा देरी जो है ना इधर उधर नहीं दिखता है। कौन सा, जबकि हम लोग देखते हैं किसको है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस को, है ना, किसको देखते हैं, सूर्य दिखता जो है वो कौन सा भाग है, तो ये प्रकाश मंडल है। कितना टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कभी सूर्य पे ऐसे ध्यान से देखिए। ओके, थोड़ा सा के लिए देखिए ना, 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद इधर देखिए, तो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। जबकि आप 6000 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका कोरोना का भाग जो टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वो कैसे, वो तो आँख को डैमेज ही करेगा ना। हाँ, तो इसलिए जो है हम लोग कोरोना को नहीं देख पाते हैं, या नहीं देखना चाहिए हम लोगों को, सूर्य ग्रहण के समय आँख को डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कोरोना, किरीट जिसको बोलते हैं। चलिए, तो हमने डिस्कस किया क्या, तो सन का जो धरातल और केंद्र से जो धरातल तक का जो है वो 3 भाग में बांटा है। सन का केंद्र से धरातल तक 3 भाग में, कोर रेडिएटिव जोन यानी विकिरण क्षेत्र, और कन्वेक्टिव जोन यानी संवहनीय क्षेत्र। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना होता है, टोटल हम लोग का है सन का तो 6,96,000 किलोमीटर, है ना। ऐसे सन का त्रिज्या जो है किताब में क्या लिखता है, 13,91,980 किलोमीटर। क्या लिखता है, 13,91,980 किलोमीटर। तो इसमें आप 20 किलोमीटर और जोड़ दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा, 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। तो ये क्या है, डायमीटर है।
सूर्य का ये डायमीटर है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का ये देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का रेडियस कितना है, तो 6370 किलोमीटर। उसका ध्रुवीय और विषुवतीय में अंतर है, दोनों का अंतर जो है सिर्फ 43 किलोमीटर है। खैर वो छोड़िए, लेकिन एक मान के चलिए एवरेज कि 6370 किलोमीटर रेडियस है। और यदि पूरा हम लोग देखें तो 12,756 बोलिए, है ना, ये 12,756 और 12,713 किलोमीटर होता है ना। इसका ये दो होता है ना, एक ध्रुवीय होता है, एक विषुवतीय होता है। तो विषुवतीय है जो ज़्यादा होता है, विषुवतीय जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर, है ना। तो याद रखिए कि एवरेज याद रखिए ना, 12,740 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 12,740 किलोमीटर क्या है, तो इसका डायमीटर है यानी व्यास है। उसी प्रकार से सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। और रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका आधा, इसीलिए इसको जो है आधा करके यहाँ पे लिखा हूँ। यानी ये रेडियस जो है 6,96,000 किलोमीटर। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यास निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। तो वही जो है आ जाएगा कितना, 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 13,92,000 किलोमीटर, है ना। यानी सूर्य का डायमीटर, तो यहाँ तक तो रेडियस है, और ये जो है पूरा यहाँ तक हम लाइन मिला दे, मान लेते हैं इसको ए इसको बी, यानी ए बी का जो दूरी है, ठीक है, यानी सूर्य का जो डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, वो 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, ठीक है। तो किस चीज़ में बड़ा, उसका डायमीटर में बड़ा कि द्रव्यमान ये जो होता है ना, द्रव्यमान यानी वॉल्यूम में बड़ा। तो देखिए व्यास में बड़ा, उससे कितना बड़ा इसका व्यास है, ठीक है। तो देखिए इसका कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, है ना, 13,92,000 किलोमीटर व्यास है। और सूर्य का कितना है, 12,740, एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, 12,740। इसको जब काटेंगे तो 109 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा इसका व्यास है, ठीक है। जबकि सूर्य का जो द्रव्यमान है, ठीक है, यानी वॉल्यूम है, द्रव्यमान, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 3,32,000 गुना है। कितना है, 3,32,000 गुना ज़्यादा, है ना। यानी पृथ्वी का जितना भी मास होगा, ठीक है, उससे 3,32,000 गुना ज़्यादा सूर्य का मास है, यानी इसका द्रव्यमान है ना। वॉल्यूम नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे मास, है ना, यानी मास, द्रव्यमान, है ना। इसका द्रव्यमान कितना है सूर्य से, पृथ्वी से, 3,32,000 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य का द्रव्यमान और सूर्य का डायमीटर पृथ्वी से 109 किलोमीटर, 109 गुना ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। देखिए ये जो है सन है, तो ये सन का लाइट निकलता है ना, तो लाइट का एनर्जी जो है वो पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि टोटल मान लीजिए 500 सेकेंड, है ना, क्योंकि 500 सेकेंड को मिनट 10 सेकेंड में चेंज करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड आएगा। तो देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के रोशनी पृथ्वी तक आने में। और सोचिए पृथ्वी दूर कितना है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो है इतना टाइम लगता है। अच्छा, इसका स्पीड क्या है, सन का जो लाइट का स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इतना स्पीड से चलता है, ठीक है, इतना स्पीड से लाइट चलता है, फिर भी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सन का लाइट पृथ्वी तक आने में, है ना। चलिए तो देखिए इसका स्पीड हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किसका, तो सन के लाइट का। अब देखिए सन का जो लाइट है ना, लाइट जो है 1 साल में, ठीक है, 1 साल में जितनी दूरी तय करता है
सन का लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उसको लाइट ईयर बोलते हैं, है ना। लाइट ईयर हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। कितना है? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसकी दूरी क्या होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको कभी कभी मीटर में भी दे देता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा, है ना। मीटर इसको चेंज कर दिया, किलोमीटर को मीटर में, तो इतना मीटर। कभी कभी ऑप्शन में देता है कि एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, ए में देगा ये, बी में देगा ये और सी में कहेगा दोनों, तो दोनों होगा क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम है, 1 किलोमीटर में 1 मिनट मीटर में है। क्लियर है? चलिए, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है, दूरी मापता है। ठीक है, ओके। अच्छा, और एक पारसेक, याद रखिए, एक पारसेक इक्वल टू 3.47 प्रकाश वर्ष होता है लगभग। इसका पॉइंट में कुछ और है, 3.47 लगभग प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक बराबर इतना प्रकाश वर्ष है। यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो पारसेक ही है। क्या है? सबसे बड़ा पारसेक ही है, क्योंकि इसमें भी 3 पॉइंट माने 3.5 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है लगभग। चलिए, तो ये हो गया सन का लाइट के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ये सूर्य है, तारा है, तो ये रोटेट करता होगा, है ना, यानी घूर्णन करता होगा। ठीक है, तो करता है। घूर्णन कैसे करता है? तो उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी करती है। पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है? ठीक है, तो 24 घंटा, है ना, ऐसे 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 घूम जाती है पृथ्वी, चारों तरफ अपना घूम गई एक बार, तो 24 घंटा में वो एक बार कंप्लीट करती है। उसी प्रकार से इसका जो है घूर्णन वो 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, यानी 25 डेज लगते हैं, 25 दिन लगता है। क्या? किसका? तो इसका विषुवतीय भाग का, जो ये इक्वेटोरियल पार्ट है, विषुवतीय भाग है, वो 25 दिन में, और ध्रुवीय भाग, है ना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो भाग है वो 35 दिन में घूम जाता है। सूर्य का घूर्णन विषुवतीय भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, और इसका घूर्णन का स्पीड कितना है? तो 7189 किलोमीटर, यानी मान के चलिए 7200 किलोमीटर पर आवर है ना, 7200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये घूर्णन कर रहा, रोटेशन कर रहा। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसका रिवोल्यूशन देखते हैं। रिवोल्यूशन कितना है? तो ये है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, है ना। जैसे पृथ्वी जो है रोटेट भी कर रही है और रिवोल्यूट भी, है ना, यानी घूर्णन भी और परिक्रमण भी। परिक्रमण किसका कर रही है पृथ्वी? तो सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य भी किसी का परिक्रमा कर रहा होगा, किसका? तो गैलेक्सी के केंद्र का। जो गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी में ही सूर्य है, तो उसका परिक्रमा करता है, उसको केंद्र का चारों तरफ परिक्रमा करता है। कितने स्पीड से? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना स्पीड से घूमती है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमती है। ठीक है, पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से सूर्य के चारों ओर, और सूर्य जो है अपने गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से घूमता है। ठीक है, तो पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से घूमता है, तो टाइम कितना लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 45 मिनट और 46 सेकेंड, है ना। 365 दिन 5 घंटा 45 मिनट और 46 सेकेंड पृथ्वी को लगता है। उसी प्रकार से जिसको ये जो है एक साल के बराबर होता है ना, 1 साल का बराबर। उसी प्रकार से सूर्य जो है 25 करोड़ साल में घूमता है। 25 करोड़ साल में ये सूर्य अपने गैलेक्सी के केंद्र का एक चक्कर लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, कॉस्मोस ईयर कहते हैं, है ना।
एक ब्रह्मांड वर्ष कितने साल का? तो 25 करोड़ साल का। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने गैलेक्सी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है, इसलिए उसे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, यानी कॉस्मोस ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन एंड रिवोल्यूशन सन का। उसके बाद देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटी तो होगा ना भाई, बिल्कुल होगा और बहुत ज़्यादा होगा। जैसे देखिए पृथ्वी का जो जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, पृथ्वी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि सूर्य का होता है 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सूर्य का ग्रेविटी होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी सोचिए कितना वो खींच के रखता होगा, है ना। जैसे हम लोग पृथ्वी पे चले जाएं, ठीक है, और ये कितना गुना है? तो 28 गुना है। कितना गुना है ये? 28 गुना है। यानी हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से गुना कर दें 28 बार, तब जा कर के ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 28 गुना है। हम लोग यदि सूर्य पे चले जाएं, कुछ ऐसा कपड़ा रहे जिसे पहन करके सूर्य के पास चले जाएं, कुछ ना हो, नहीं जलें, तो वहाँ पर जा करके जंप करेंगे तो एकदम नाम मात्र का हम लोग जंप कर पाएंगे। जैसे पृथ्वी पर कैसे 3-4 फीट जंप कर जाते हैं, है ना, वहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, यानी 28 गुना ज़्यादा है पृथ्वी से। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखते हैं, आगे है इसका एस्केप वेलोसिटी, है ना, जिसको बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग सूर्य का कितना होता है? ठीक है, तो पृथ्वी का कितना होता है वो पहले देखेंगे। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये पलायन वेग क्या होता है? यानी कि पृथ्वी के सतह से कोई भी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से फेंक देंगे ऊपर, तो कभी भी धरती पर रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, वो होता है एस्केप वेलोसिटी, यानी पलायन वेग होता है। उसी प्रकार से सूर्य का जो पलायन वेग होता है, ठीक है, वो 617.7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी सूर्य पे जा कर के कोई भी वस्तु आपको सूर्य से बाहर की ओर फेंकना है, जो सूर्य पे रिटर्न नहीं आए, तो 617.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तब वह वापस सूर्य पे कभी नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। तो ये कितना गुना है? तो पृथ्वी से 55 गुना ज़्यादा इसका एस्केप वेलोसिटी है ना, 55 गुना ज़्यादा है। यानी पृथ्वी से कोई भी चीज़ को भेजना, बाहर भेजना आसान है कंपेरिजन टू सूर्य, सन, है ना। सूर्य पे आप जा करके फेंकेंगे तो ज़्यादा आपको एनर्जी और स्पीड की ज़रूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि 55 गुना ज़्यादा इसके वेलोसिटी सूर्य का है। किससे 55 गुना ज़्यादा? पृथ्वी से। क्लियर है? तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए डेंसिटी की बात देखते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व, है ना, घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का घनत्व है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व क्या होता है? तो देखिए पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स बनाइए और उधर से पृथ्वी का जो मिट्टी है ना ला करके इसमें भर दीजिए, तो वो जो है उसका वेट देखेंगे आप तो 5.5 ग्राम होगा। तो यही है उसका डेंसिटी, यही डेंसिटी हुआ। उसी प्रकार से सूर्य का जो डेंसिटी होगा वो 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी पृथ्वी के डेंसिटी से 20 गुना ज़्यादा, पृथ्वी के डेंसिटी से कितना गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा सूर्य का डेंसिटी है, यानी सूर्य का घनत्व है ना, समझ गए? ठीक है, यानी 20 गुना ज़्यादा डेंसिटी सूर्य का है। ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से कितना ज़्यादा डेंसिटी सूर्य का है, कितना गुना? तो 20 गुना। और व्यास कितना गुना? तो 109 गुना। द्रव्यमान कितना गुना? तो 3,32,000 गुना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेंसिटी। अब देखिए हाँ, अब देखिए
हम लोग देखते हैं एनर्जी, यानी ये एनर्जी कितना रिलीज करता है, ठीक है। तो 10⁻26 जूल, 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा जनरेट कर रहा है सन। ओके, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं अरोरा। अरोरा के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अरोरा क्या होता है? तो जब सूर्य से आने वाले विकिरण और पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण, है ना, पृथ्वी भी गर्म है ना भाई, इसका कोर तो आज भी बहुत गर्म है, तो वहाँ से निकलने वाले विकिरण और सूर्य से निकलने वाले विकिरण जब आ करके दोनों में टक्कर होता है तो फुलझड़ी की तरह कलरफुल दिखता है, ठीक है, फुलझड़ी की तरह कलरफुल दिखता है। तो इसी घटना को अरोरा बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं? अरोरा बोलते हैं। और यह देखा कहाँ जाता है? तो हमेशा और हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखा जाता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखा जाएगा। तो नॉर्थ पोल पे जो देखा जाएगा अरोरा, उसको बोलेंगे अरोरा बोरियोलिसिस, अरोरा बोरियोलिसिस। और साउथ पोल पे देखा जाएगा उसको बोलेंगे अरोरा ऑस्टियोलोसिस, ठीक है। ये अरोरा ऑस्टियोलोसिस साउथ पोल पे, अरोरा बोरियोलिसिस नॉर्थ पोल पे दिखता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो है अरोरा बोरियोलिसिस या अरोरा के बारे में हम लोग ये समझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सूर्य का जो एनर्जी है वो 15% जो है रिटर्न हो जाता है। सूर्य का एनर्जी तो आता है ना, सूर्य का एनर्जी आता है, कहाँ आता है? तो या देखिए अर्थ पे आता है या और भी प्लानेट पे जाते हैं, तो 15% यूज हो रिफ्लेक्ट हो जाता है, 30% वाटर को वेपराइज करने में यूज हो जाता है ना, नदी समुद्र या आप कपड़ा पसारे उसका वाटर को वेपराइज करता है कौन? सूर्य। तो उसका जो एनर्जी है उसमें 30% लग जाता है, और बाकी का एनर्जी जो है पेड़ पौधे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सूर्य में एनर्जी कहाँ से आता है वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका अंत कैसे हो जाएगा? तो जब सूर्य का हाइड्रोजन जो कि लगभग 74% है वो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन पूरा का पूरा हीलियम में चेंज हो जाएगा तो हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, तो एनर्जी बचेगा नहीं, तो क्या होगा? वो ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा? तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाएगा, हीलियम का जो कोर है बहुत हेवी हो जाएगा और बहुत घना तो हो जाएगा, बहुत घना हो जाएगा, तो सूर्य जो है वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। और वाइट ड्वार्फ से पहले क्या होगा? जब इसका हाइड्रोजन ख़त्म होने को रहेगा तब ये जो है इसके जो वायुमंडल हैं वो बहुत बड़ा हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे। कैसे, कहाँ तक पहुँचेंगे? तो देखिए ये सूर्य है और जो यहाँ तक इनर प्लानेट है ना, आंतरिक ग्रह बोलते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को, है ना, वो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ तक वो फैल जाएगा। यहाँ तक की दूरी कितना है? सोचिए, सन से जो बुध है वो 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, वीनस जो है यानी शुक्र जो है वो 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से, ठीक है। पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये मंगल 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी देखे ना वो 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यानी यहाँ तक सूर्य फैलेगा, ठीक है, यहाँ तक फैलेगा और ये सब को निगल जाएगा, अपना अर्थ को भी निगल जाएगा, है ना। तो अर्थ को निकलने से पहले अभी दूसरे प्लानेट पे लोग रहने लगेंगे, इसमें टेंशन की बात नहीं है। और ये घटना जल्दी नहीं होने वाली है। अभी इसका सन का जो लाइफ है 5 बिलियन ईयर है ना, बिलियन ईयर है। ये हम लोग के एग्ज़ाम के पहले नहीं होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले नहीं होगा ये घटना, ठीक है। चलिए, तो 5 बिलियन ईयर अभी इसका एज है ना। तो हाइड्रोजन पूरा का पूरा जब ख़त्म होगा तो ख़त्म होने के बाद इसका कोर बहुत हेवी हो जाएगा और इसके जो वायुमंडल हैं वो पूरा ध्वस्त हो जाएंगे और ध्वस्त होकर के पूरा यहाँ पे जमा हो जाएंगे और ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, है ना, यानी श्वेत वामन बनेगा। जब ये रेड जाइंट बनेगा तो रेड जाइंट बनने के बाद क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ। सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हो वीडियो नंबर 2 यानी
लेक्चर 2 में मैंने बताया है कि सुपरनोवा विस्फोट कब होता है और श्वेत बावन तारा कब बनता है, वो उसमें बताया हूँ, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये रेड जाइंट बन करके वाइट ड्वार्फ बनेगा, यानी श्वेत बावन। और श्वेत बावन को फॉसिल तारा भी कहते हैं, और उसमें जब 5% एनर्जी बचता रहता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है वो भी, तो ब्लैक ड्वार्फ बनता है। तो ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा और गैलेक्सी के केंद्र में जहाँ पे ब्लैक होल होता है वहाँ पर जा कर के समा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत अभी टाइम है, 5 बिलियन ईयर है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे ये सोलर मंडल का जो है ना, सौर मंडल। तो सौर मंडल का ये ग्रह के बारे में और उपग्रह के और मेटर और कॉमेट्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। आज हम लोग सन के बारे में पूरा डीपली देख लिए। ठीक है, 1 मिनट। तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, नमस्कार।